क्या आप फेशियल पिगमेंटेशन, झाइयाँ या मेलास्मा इस तरह की किसी भी चीज़ से परेशान हैं? तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर निधि यादव, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ नारनौल, हरियाणा में। इस वीडियो को आप ज़रूर से पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम शेयर करेंगे कुछ टिप्स जिससे आप परमानेंटली इस मेलास्मा या झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। वो टिप्स जिन्हें अपना के बार बार आने वाली झाइयों से आप बच सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। झाइयाँ या मेलास्मा एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसमें ग्रे ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन आपके फेस पे स्टार्ट होने लगते हैं। यूजुअली ये पिगमेंटेशन आपके चीक्स पे, नोज पे, फोरहेड पे या अपर लिप एरिया पे होता है। कई बार ये एक्स्ट्रा फेशियल भी होने लगता है, मीन्स कि फेस को छोड़ के आपके आर्म्स, फोर आर्म्स पे भी ये हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि ये पिगमेंटेशन क्यों होता है, क्या कारण है इसकी। तो फर्स्टली तो इसका रीज़न है जेनेटिक। इट मीन्स कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है झाइयों की, आपके पेरेंट्स को हो रखी हैं झाइयाँ, तो 50% चांसेस है कि ये आपको भी अफेक्ट कर सकता है। झाइयाँ यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं मेल्स के कंपेयर में। सेकेंड और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉज है वो है सनलाइट। यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि हमारे मिलानोसाइट्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और मिलानिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो रिलीज करते हैं। इस एक्सेसिव मिलानिन की वजह से ही हमारे फेशियल पे पिगमेंटेशन आने लगता है। थर्ड रीज़न है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। जनरली जो मिलास्मा या जो पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे आता है उसे क्लोइज्मा बोलते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन भी, प्रोजेस्टेरॉन भी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, ये सारे हार्मोन्स के लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं और ये तीनों ही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मिलास्मा या पिगमेंटेशन करने की। इसके अलावा जो भी फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स या ओसीपीज पर है, इन ओसीपीज में भी प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन होते हैं जिनकी वजह से भी आपको झाइयाँ आ सकती हैं। नेक्स्ट रीज़न है थायराइड डिसऑर्डर। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी आपको झाइयाँ आ सकती हैं और बार बार आ सकती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट रीज़न है कि अगर कोई भी बॉडी में आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की कमी है या फिर विटामिन D3 की कमी है, तो भी आपको झाइयों से परेशानी हो सकती है। अब उसके लिए मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती है वो की जाती हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट पार्ट में हम डिपेंड करता है कि जो पिगमेंटेशन है वो आपकी स्किन की कितनी लेयर तक गया हुआ है। अगर पिगमेंट स्किन की सिर्फ सुपरफिशियल लेयर दैट इज एपिडर्मिस तक ही लिमिटेड है तो उसका प्रोग्नोसिस एक तो बहुत ही अच्छा होगा, सिर्फ टॉपिकल क्रीम से ही पिगमेंटेशन जा सकता है। अब बट अगर जो पिगमेंट है वो डीपर डर्मिस में जा चुका है, डर्मिस की भी डेप्थ में गया हुआ है, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट टाइप ऑफ मिलास्मा रहता है जिसमें सिर्फ क्रीम से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में ओरल मेडिकेशंस भी लेनी पड़ सकती है। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो भी आपको करवानी पड़ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो फर्स्टली टॉपिकल ट्रीटमेंट में क्रीम्स जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, पैराटेरोवाइट, रिसोर्सिनॉल, नियासिनामाइड, हाइड्रोक्विनॉन, इस तरह की मेडिसिन रहेंगी वो यूज़ की जा सकती है। इनसे पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बट ये सारी क्रीम्स भी एक तरह की मेडिसिन होती हैं, तो इसीलिए विदाउट आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बिना अपने फेस पर कोई भी क्रीम्स नहीं लगाए, बिकॉज इवन इफ दे आर क्रीम्स उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो जो प्रॉपर आपको काउंसलिंग और इनका ड्यूरेशन पता होना चाहिए इनके यूज़ के लिए। उसके अलावा कुछ ओरल मेडिसिन जैसे कि ट्राइलिक्सामिक एसिड आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं। डीपर डर्मिस में या वैस्कुलर मिलास्मा में हमें इस टैबलेट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है पिगमेंटेशन पर। बट इस टैबलेट के भी कुछ अदर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसीलिए ये मेडिसिन भी विदाउट आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किए बिना स्टार्ट ना करें। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि केमिकल पील्स हो गई। इनमें क्या होता है, हायर परसेंटेज ऑफ केमिकल सप्लाई किया जाता है आपके फेस पे, जिनमें ग्लाइकोलिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या फिर फिनॉल होता है। स्किन में ये एक्सफोलिएशन करते हैं, उसके साथ ही साथ मेलानिन सिंथेसिस भी कम होता है, पिगमेंटेशन जिससे आपका काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इनके बाद सेशंस लिए जाते हैं।
उसके अलावा NDI ग्लेजर होता है, वो भी आपके पिगमेंटेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, जिसे शॉर्ट में हम PRP बोलते हैं, जिसमें आपका ब्लड निकाल के मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो आपके स्किन में इंजेक्ट किया जाता है पिगमेंटेड एरिया के ऊपर, या फिर माइक्रो नीडलिंग के साथ स्किन में इन्फ्यूज़ किया जाता है। इससे भी रिसर्चेस में पाया गया है कि पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम किया जाता है। तो चलिए, ये तो हमने ट्रीटमेंट पोर्शन की बात की, बट अगर आपको झाइयाँ हैं तो आप इस चीज़ से ज़्यादा चिंतित हैं कि वो बार बार होता है, आप ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाता है, बट ये फिर से हो जाता है। मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं, अक्सर उनकी कंप्लेंट यही रहती है कि मैम कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताओ, ये हम मेडिसिन लेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, बट ये फिर से हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम आती है इसकी रेकरेंस की। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप इस रेकरेंस को स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट तो मिलास्मा में है कि सनस्क्रीन का यूज़। जैसे कि हमने देखा कि सनलाइट इसको बनाता है झाइयों को, तो ठीक होने के बाद भी सनलाइट तो रहेगा ही। और ऐसा नहीं है कि हम बाहर जा रहे हैं तो ही हमें इसका एक्सपोजर हो रहा है, इवन अगर हम अपने हाउस के अंदर ही रह रहे हैं तो भी इनडायरेक्टली हमें सनलाइट का एक्सपोजर रहता ही है। इवन जो विजिबल लाइट्स होती हैं, UV लाइट्स होती हैं, वो भी हमारे पिगमेंटेशन को बहुत बढ़ाती हैं। हम डेली अपने रूटीन में इतने गैजेट्स यूज़ करते हैं, उन सभी में ये रेडिएशंस हैं। इसी वजह से अगर आप बाहर जाएं या ना जाएं, आपको रिलीजियसली सनस्क्रीन दिन में हर 3 से 4 घंटे के बाद अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे तो श्योरिटी से आपका ये पिगमेंटेशन वापस नहीं आएगा। बट ध्यान रखिए कि सनस्क्रीन की अमाउंट आपको 2 फिंगर्स तक, इतनी क्वांटिटी आपको 1 टाइम के लिए यूज़ करनी है, या फिर अगर आप स्पून यूज़ करते हैं तो उसकी आधी चम्मच भरी होनी चाहिए। इतनी क्वांटिटी आपको फेस के लिए अप्लाई करेंगे, तभी ये आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है। उसके अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि टॉपिकल स्टीरॉयड क्रीम्स आप अपने फेस पे कभी नहीं लगाएं। इन क्रीम से क्या होता है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है ये स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम, इनसे आप लगाएंगे और तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह, फेस बिल्कुल क्लियर हो गया। बट क्या होता है कि थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन में साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। आपकी स्किन थिन हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, रेडनेस आने लगेगी, इचिंग होगी, हेयर ग्रोथ होने लगेगी, और धीरे धीरे थोड़े से टाइम के बाद आपका पिगमेंटेशन भी बढ़ जाएगा। आप इस तरह की क्रीम्स को छोड़ ही नहीं पाएंगे। छोड़ते के साथ आपकी स्किन में और भी ज़्यादा दिक्कतें फील होने लगेंगी। जो पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरी स्किन को तो और कोई ट्यूब सूट ही नहीं करती, ये मुझे सूट करती है, बिकॉज आपकी स्किन को इस ट्यूब की एडिक्शन हो गई है। इसीलिए आप ये क्रीम्स कभी भी फेस पे नहीं लगाएं। अब स्टीरॉयड क्रीम्स जैसे हमेशा कंटेंट पढ़े, आप मेडिकल स्टोर से कोई भी ट्यूब ले लेते हैं, हमेशा उसका कंटेंट देखिए। उसमें कोई भी बीटामिथासोन नाम की क्रीम या मोमिटासोन या फिर क्लोबिटासोल, इस तरह की अगर कोई भी क्रीम है तो आप प्लीज़ कभी अपने फेस पे वो ना लगाएं। हर एक चीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि क्या आपको अप्लाई करना है, क्या नहीं करना। मेडिकल स्टोर से लेके इस तरह की क्रीम्स लगाने से आपको कुछ टाइम के लिए तो पिगमेंटेशन लगेगा कि क्लियर है, बट वो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, और वो आपको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल देगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।